नमस्कार। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सिकंदर के भारत आक्रमण के विषय में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो विषय है प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर प्रश्न बनते हैं ढेर सारे। इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने सिकंदर के भारत पर आक्रमण को आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। सिकंदर का जीवन परिचय हल्का समय देना चाहती हूँ। सिकंदर का जन्म 356 बीसी या ईसा पूर्व में मकदूनिया में हुआ था। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय थे जो कि मकदूनिया के शासक थे और फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद सिकंदर मात्र 20 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठता है। सिकंदर जैसे ही मकदूनिया का शासक बनता है वैसे ही सिकंदर विश्व विजय का ख्वाब देख लेता है। सिकंदर का ये उद्देश्य होता है, बहुत ही महत्वाकांक्षी सिकंदर होता है और सिकंदर चाहता है कि वह पूरे विश्व को जीते और विश्व विजेता कहलाए। और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के क्रम में उसने शुरुआत की अभियानों की। तो सबसे पहले उसने ईरान पर आक्रमण किया। सिकंदर का जो विश्व विजयी बनने का स्वप्न था वो कई हद तक अपने गुरु अरस्तु से प्रभावित था और इस कारण भी उसने विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखा था अपने गुरु से प्रभावित होकर के। तो सबसे पहले सिकंदर ने ईरान पर आक्रमण किया और तत्पश्चात भारत पर आक्रमण के लिए उसने अभियान की योजना बनाई। भारत के उत्तर पश्चिम वाले हिस्से से सिकंदर ने हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया। सिकंदर ने जब भारत में प्रवेश किया तो सबसे पहले सिकंदर का सामना अस्मक जाति के साथ होता है और अस्मक जाति के पुरुषों को सिकंदर के द्वारा खत्म किया जाता है। फिर सिकंदर आगे बढ़ता है तो तक्षशिला पहुंचता है और उस समय तक्षशिला का राजा था राजा आम्भी। राजा आम्भी खुद को सिकंदर के सामने सिकंदर की सेना से मुकाबला करने में असमर्थ पाते हुए स्वयं का आत्मसमर्पण सिकंदर के समक्ष कर देता है और आगे के अभियानों में सिकंदर की सहायता भी करता है। और इसके पश्चात सिकंदर पहुंचता है पंजाब वाले क्षेत्र में और यहाँ पे उस समय राजा थे राजा पोरस। राजा जो पोरस है इसका क्षेत्र पड़ता था झेलम और चेनाब नदी के बीच में। झेलम और चेनाब नदी सिंधु की सहायक नदियां हैं तो इनके बीच में पोरस का शासन का जो साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो पड़ती थी। पोरस ने आम्भी की भांति सिकंदर के समक्ष समर्पण न करते हुए सिकंदर का डटकर सामना किया और तत्पश्चात सिकंदर और राजा पोरस के मध्य एक युद्ध होता है 1526 ईसा पूर्व में। और चूंकि ये युद्ध चेनाब नदी के किनारे होता है इसलिए इसको चेनाब का युद्ध या ये झेलम नदी के किनारे ये युद्ध होता है इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध। और झेलम का ऋग्वैदिक नाम है वितस्तता। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। परीक्षाओं की दृष्टि से प्रश्न आता है कि झेलम नदी या सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके कुछ ऋग्वैदिक नाम थे तो उस पर प्रश्न बनता है कि इस नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम है वितस्तता। झेलम या वितस्तता का युद्ध कहा जाता है और इसको एक और नाम दिया जाता है हाइड्रेस्पीच का युद्ध। हाइड्रेस्पीच यूनान में चिनाब नदी को कहा जाता है, झेलम नदी को कहा जाता है तो इसलिए इसको हाइड्रेस्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। यद्यपि इस युद्ध में पोरस की सिकंदर के हाथों हार होती है लेकिन सिकंदर पोरस के साहस और वीरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि भारत में पोरस पहला राजा था जिसने सिकंदर का डट करके मुकाबला किया था, उसके साथ युद्ध किया था और अपना आत्मसमर्पण नहीं किया था। तो सिकंदर ने इस वीरता से प्रभावित होकर के पोरस को उसका राज्य वापस सौंप दिया, मित्रता का हाथ बढ़ाया।
तो आगे भारत अभियान के क्रम में जब सिकंदर की सेना आगे बढ़ती है तो वो पहुंचती है ब्यास नदी के किनारे, और ब्यास नदी तक आते आते सिकंदर के जो सेना है वो ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। अब प्रश्न परीक्षाओं में आता है कि क्यों सिकंदर की सेना ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाई। इसके कुछ प्रमुख कारण थे, जैसे कि सिकंदर की जो सेना है वो यूनान से युद्ध लड़ते लड़ते आगे आ रही थी, क्योंकि सिकंदर की वो विश्व विजयी वाली सेना थी। तो यूनान से युद्ध करते करते वो इस यूनान से लेकर के और भारत में व्यास नदी तक की यात्रा में उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। युद्ध लड़ते लड़ते वो हार चुके थे, थक चुके थे, और अपने परिवार से, अपने संबंधी जनों से इतने समय तक दूर रहकर वो स्वयं को सहज नहीं पा रहे थे। तो वो अब वापस घर लौटना चाह रहे थे, इसलिए भी उन्होंने इनकार किया। इसके अलावा भारत और यूनान की जलवायु में काफ़ी अंतर था। वो एक तरीके से इतने लंबे समय तक अब स्वयं को भारत की जलवायु में भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा जो सिकंदर की सेना है उसे ये महसूस हुआ कि राजा पोरस, जो कि छोटे से राज्य का राजा है, जब वो हमें इतने शक्तिशाली और वीरतापूर्ण तरीके से हमारे सम्मुख खड़ा हो सकता है, हमसे डट करके हमारा मुकाबला कर सकता है, तो आगे तो मगध की सीमाएं हैं, और मगध में तब शक्तिशाली वंश नंद वंश का शासन था, और नंद वंश में भी धनानंद राजा था। तो उनको ये महसूस हुआ कि अब वो इससे आगे भारत को विजित करने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए भी सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार किया। दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। एक ये कि भारत के किस क्षेत्र से सिकंदर की सेना को वापस लौटना पड़ा, या कहाँ से सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार किया और फलस्वरूप सिकंदर निराश होकर के वापस अपने देश लौटा। तो इसका आंसर होगा व्यास नदी। इसके अलावा जब सिकंदर भारत वापसी का अपना कार्यक्रम आयोजित कर रहा था, क्योंकि सेना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, तो वापस जाने के क्रम में सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांटा, एक जल सेना और दूसरी स्थल सेना। जल सेना का नेतृत्व नियार्कस के द्वारा किया जाता है, और नियार्कस उसका जल सेनापति था, जबकि सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के विषय में मौर्य वंश में भी थोड़ा सा चर्चा की जाएगी। फिलहाल हम बात कर रहे थे समुद्रगुप्त के वापस लौटने की। तो जो दूसरा, उसने सेना को दो भागों में बांटा था, और दूसरा जो भाग सेना का था स्थल सेना, तो स्थल सेना का नेतृत्व सिकंदर ने स्वयं किया था, और स्थलीय भाग से सिकंदर 325 बीसी में वापस लौटा था, और अपने भारत से वापस जाते समय 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के विषय में एक दो और महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, एक तो ये कि सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, दूसरा सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बुकाफल। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव जो भारत पर पड़े, उनमें से पहला प्रभाव तो ये रहा कि भारत में गांधार चित्रकला शैली का विकास हुआ। गांधार चित्रकला शैली भारतीय चित्रकला शैली और यूनानी चित्रकला शैली का मिश्रण है, और इन दोनों के मिश्रण से भारत में एक नई शैली यानी गांधार कला शैली का विकास हुआ। दूसरा, भारत और यूनान के संबंधों में भी काफ़ी प्रगाढ़ता आई। इसके अलावा यूनान की जो मुद्रा प्रणाली थी, इसका प्रभाव भारत की मुद्रा प्रणाली पर पड़ा, और इसका उदाहरण है भारत में उलूक प्रकार के सिक्के प्रचलित किए गए। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत में ज्योतिष शास्त्र का भी विकास हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे सिकंदर के भारत आक्रमण के विषय में। सिकंदर कुल 19 माह भारत में रहता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिकंदर का विश्व विजय का सपना जो है वो अधूरा ही रह जाता है।
तो आज के सत्र में इतना ही, और अगले सत्र में आपको प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला की आगे की जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।